बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और हम लोगों ने आज फार्माकोलॉजी में जो टॉपिक कवर करना है वो हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के जो टाइप्स हैं हम लोगों ने उसको पढ़ना है आज, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एड्रीनर्जिक जो रिसेप्टर्स थे उनके बारे में इंट्रो दिया था कि वो किस तरह काम करते हैं और किस तरह उनका एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है बॉडी के ऊपर। आज हम लोग जो है वो उसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एड्रीनर्जिक एगनिस्ट्स, जो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली टाइप है वो हमारे पास आती है डायरेक्ट एक्टिंग एगनिस्ट्स की, ठीक है। तो पहली टाइप क्या है? डायरेक्ट एक्टिंग एगनिस्ट्स। जो इसकी दूसरी टाइप है वो हमारे पास है इनडायरेक्ट एक्टिंग एगनिस्ट और तीसरी है वो है मिक्स्ड एक्शन एगनिस्ट। डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग एगनिस्ट और मिक्स्ड एक्शन एगनिस्ट। मिक्स्ड एक्शन एगनिस्ट्स, ठीक है। अब हम इनको फर्दर जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं। जो डायरेक्ट एक्टिंग एगनिस्ट होते हैं ना, सबसे पहली बात जो इनकी हम लोगों ने पढ़ना है तो ये हमारे पास जो है इफेक्ट ऑफ एड्रीनर्जिक एगनिस्ट जो है उसको दिखाते हैं बाय मिमिकिंग द एड्रीनर्जिक एगनिस्ट, ठीक है। ये मिमिक करते हैं वो वाला इफेक्ट जो कि एड्रीनर्जिक एगनिस्ट जो है वो करते हैं, ठीक है। मिमिक क्या होता है? नकल उतारना, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कैसे करते हैं? ये अल्फ़ा और बीटा जो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास उन दोनों के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं और जो है वहाँ पे वो जो अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर जिन एगनिस्ट ने आके जो लगना था उन्होंने जो इफेक्ट प्रोड्यूस करना था वो जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना जो है वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये पहला पॉइंट कर सकते हैं कि दे प्रोड्यूस इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है मिमिक द इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन, ठीक है। तो ये हमारे पास एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन जिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगती है दोनों की तरह का जो है वो इफेक्ट मिमिक कर लगते हैं, तो इस वजह से हमारे पास दोनों रिसेप्टर्स के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं। और तीसरी बात, ये हमारे पास डोपामीन की तरह भी मिमिक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होगा कि दे मिमिक द इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन एंड डोपामीन। ये हमारे पास तीनों का इफेक्ट जो है उसको मिमिक कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास है कि ये नॉन सिलेक्टिव होते हैं। नॉन सिलेक्टिव का मतलब होता है कि सेलेक्टिव का मतलब होता है कि एक ही रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड होना है। अगर वो अल्फ़ा के ऊपर बाइंड होते हैं तो उनको हम अल्फ़ा रिसेप्टर के ऊपर सिलेक्टिव कर देंगे, अगर वो बीटा के ऊपर होंगे तो बीटा के ऊपर जाकर कर देंगे। ये हमारे पास दोनों के ऊपर बाइंड हो सकते हैं। एक हमारे पास जो है वो एगनिस्ट जो है वो अल्फ़ा पे जाके भी बाइंड हो सकता है, अल्फ़ा की सारी जगह फुल है तो कोई मसला नहीं है, ये बीटा के ऊपर भी जाके बाइंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास नॉन सिलेक्टिव होता है, ठीक है। तीसरी हमारी बात आ जाती है कि ज़्यादातर ये कैटाकोलेमीन्स होते हैं, तो ये इसलिए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनकी इंजेक्शन के थ्रू होती है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि जो इसके अंदर मोस्ट कॉमन हमारे पास एगनिस्ट है ना वो हमारे पास एपिनेफ्रीन है, जो कि हमारे पास एनाफिलेक्टिक शॉक जो है उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर बात कर लेते हैं। सबसे जो हमारे पास मेन पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन एगनिस्ट यूज़ होता है वो हमारे पास क्या है? एपिनेफ्रीन। दूसरा नॉन सिलेक्टिव होते हैं। नॉन सिलेक्टिव मीन्स ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा दोनों रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात है कि अगर ये हमारे पास अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड होंगे तो वो वहाँ पे वैजो कंस्ट्रिक्शंस करवाएंगे, ठीक है। और अगर ये वहाँ पे जाके वैजो कंस्ट्रिक्शन कराएंगे उसके अलावा क्या क्या है? ये हमारे पास इंक्रीज ब्लड प्रेशर, बीपी को जो है वो इंक्रीज़ करवाएंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ये हमारे पास एपिनेफ्रीन जो है वो क्या ट्रीटमेंट ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक, तो
इसको हम यूँ करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक में यूज़ होता है। तो देखें अगर ये हमारा बीपी ब्लड प्रेशर जो है उसको इंक्रीज़ कराएंगे तो ये हमारे पास शॉक को जो है वो रिलीव कराएंगे। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास जो है एक्शन परफॉर्म करवाएंगे वो हमारे पास है कि कार्डियक फंक्शन जो है उसकी रिस्टोरेशन कराएंगे। ठीक है, कार्डियक का क्या फंक्शन होता है, वॉल्यूम जो है उसको मेंटेन रखना और पंपिंग अपनी सही तरीके से रखना। ठीक है, बॉडी के अंदर जो है वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा एमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशंस, एमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ये हम लोग बात कर रहे हैं एपिनेफ्रीन की। तीसरा क्या पॉइंट है कि ये हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो कॉज करती है, तो हम लोग जो है जितनी भी हमारे पास क्या कहते हैं एमरजेंसी रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे कि एस्थमा हो गया या कोई भी एलर्जी हो गई रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो उसके अंदर भी ये हमारे पास यूज़ होते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ बातें हो गई। अब हम लोग ये हमारे पास ये क्या था, एपिनेफ्रीन की बातें थी। अब हम बात कर लेते हैं नॉर एपिनेफ्रीन की। तो नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन कराती है, और नॉर एपिनेफ्रीन का मैं यहीं पे लिख रही हूँ। ये हमारे पास दो काम कराती है कि ये एक तो हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन को इंक्रीज़ करती है, दूसरी जो है ये हमारे पास ब्लड प्रेशर को जो है वो इंक्रीज़ कराती है। ठीक है, तो ये दो है वो हमारे पास होगी। अब तीसरी क्या हमारे पास रह गया, डोपामिन। अब हम लोग जो है वो डोपामिन को जो है वो स्टडी कर लेते हैं। हम डोपामिन की बात करते हैं, तो डोपामिन जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट करता है अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर्स जो हैं उनको, लेकिन इसके अलावा भी जो हमारे पास डोपामिन के लिए स्पेसिफिकली रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी जो है वो करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि डोपामिन जो है वो हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास एक्टिव करता है अल्फ़ा रिसेप्टर्स को भी और बीटा रिसेप्टर को भी, बट ऑल्सो डोपामीन वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं जो स्पेशली डोपामीन के लिए ही बने होते हैं उनको भी कर सकती है। ठीक है, रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे हमने एक बात देखी है कि जो एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन है वो सिर्फ अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर जाके जो है वो लग रहे हैं, लेकिन जो डोपामीन है वो अल्फ़ा बीटा एंड डोपामीनिक तीनों टाइप के रिसेप्टर्स जो है उनको एक्टिवेट करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, और ये हमारे पास डोज डिपेंडेंट मैनर में होता है। डोज डिपेंडेंट मैनर के ऊपर क्या बात है कि अगर आप थोड़ी सी डोज देंगे तो ये सिर्फ हमारे पास डोपामिनिक जो रिसेप्टर्स हैं उन्हीं को जो है वो एक्टिवेट करेगा। थोड़ी सी डोज जो है उसको ज़्यादा कर देंगे तो ये हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स को भी उसके साथ एक्टिवेट कर देगा। और अगर आप हाई डोजेस देंगे तो ये हमारे पास पहले डोपामिन, बीटा, अल्फ़ा तीनों को जो है वो साथ ही जो है वो एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हार्ट फेलियर जो है उनके अंदर जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसके अंदर दूसरा पॉइंट जो है वो हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि ये हमारे पास डोज डिपेंडेंट मैनर के अंदर जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, कि मतलब अगर आप इसकी जो डोज है लेस, हाई एंड हायर, लेस डोजेस देंगे तो
तो ये सिर्फ आपके पास डोपामिनिक जो आपके रिसेप्टर्स हैं उन्हीं को जो है वो एक्टिवेट करेगा। थोड़ी सी हाई डोज कर देंगे तो ये डोपामिनिक के साथ साथ आपकी बीटा रिसेप्टर्स जो हैं उनको भी एक्टिवेट कर देगा। अगर बहुत हाई डोजेज देंगे तो ये आपके साथ में ही अल्फा रिसेप्टर्स को भी जो है वो एक्टिवेट कर देगा। तीसरा पॉइंट है कि ये आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हार्ट फेलियर जो है उसके अंदर जो है वो यूटिलाइज होता है, यूज़ में आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग एगेनिस्ट्स की। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्टिंग एगेनिस्ट जो है वो हमारे पास एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन जो है ना उसके इफ़ेक्ट को जो है वो इन्हेंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, enhance the effects of norepinephrine plus epinephrine। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कि कोकेन और एम्फेटामीन जो है ना वो इसकी कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, कॉमन एग्जांपल क्या है इसकी, कोकेन एंड एम्फेटामीन, ये इसकी कॉमन एग्जांपल है। अब ये एक एक्शन कैसे करती हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो हाईली एडिक्टिव होती हैं। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कोकेन जो है वो हमारे पास ऐसी ड्रग है जो अगर आपको इसकी आदत हो जाए तो आपको उसको छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे पास हाईली एडिक्टिव होती हैं और ये क्या करती हैं कि ये हमारे पास बीटा और अल्फ़ा 1 दोनों जो रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट कर देती हैं और इसलिए ये हमारे पास सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स जो है उसको जनरेट कराती हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास हाईली एडिक्टिव है और उसके अलावा ये हमारे पास एक्टिवेट कराती हैं अल्फ़ा 1 प्लस बीटा रिसेप्टर्स को जो कि हमारे पास क्या सिंपैथेटिक जो रिस्पॉन्स है उसको जनरेट करते हैं। सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है उसको, ठीक है। अब हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी में क्या करेंगे, ये हमारा हार्ट रेट जो है उसको इंक्रीज़ कर देंगे और हमारे ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ कर देंगे। इंक्रीज़ हार्ट रेट एंड इंक्रीज़ बीपी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो तीसरा है हमारे पास जो है मिक्स्ड एक्शन एगनिस्ट। मिक्स्ड एक्शन एगनिस्ट का क्या मतलब है कि ये हमारे पास जो इसकी कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास फिड्रीन है, सूडोफिड्रीन है। अच्छा, और इसके अलावा ये हमारे पास क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को हमारे, लेकिन ये हमारे पास डायरेक्ट बाइंड भी हो जाते हैं उन रिसेप्टर के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले जो इसकी एग्जांपल्स हैं फिड्रीन एंड सूडोफिड्रीन। इसमें ई जो है वो साइलेंट है तो हम इसको फिड्रिन और सूडोफिड्रिन पढ़ेंगे। एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स बाय आल्सो डायरेक्ट बाइंडिंग। ठीक है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की जो है वो एक्टिवेशन कैसे करती है, ये बाय डायरेक्ट बाइंडिंग, उनके साथ जाके डायरेक्टली बाइंड हो जाती है और एक्टिवेट रिसेप्टर्स। ठीक है, और ये हमारे पास एक और तरीके से भी एक्ट करती है कि ये हमारे पास रिलीज़ कराती है जो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन ऑलरेडी स्टोर्ड होती है। तो कैसे एक्शन करेगी, एक तो ये बाय डायरेक्ट बाइंडिंग रिसेप्टर्स के साथ डायरेक्ट जाके बाइंड करेगी तब अपना एक्शन परफॉर्म कराएगी, या फिर क्या कराएगी बाय रिलीजिंग स्टोर्ड एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन प्लस
नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो स्टोर्ड है उनको भी जो है वो रिलीज़ करा देगी। अब ये हमारे पास ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, मिक्स्ड और एक्शन जो एगनिस्ट होते हैं, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास कहाँ होते हैं, हमारे पास प्री साइनेप्टिक टर्मिनल जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इनका लॉन्ग एक्शन ऑफ ड्यूरेशन होता है। तो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स और लॉन्ग एक्शन, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है जी। इसके अलावा ये हमारे पास क्या क्या आप करते हैं, ये हमारे पास लॉन्ग एक्शन ऑफ ड्यूरेशन होता है बिकॉज दे आर नॉट कैटाकोलामीन्स। ये हमारे पास कैटाकोलामीन्स नहीं होते तो इस वजह से इनका एक्शन प्रोलॉन्ग होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिकॉज दे आर नॉट कैटेकोलामीन्स। ठीक हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं इसके कि हमारे पास ये प्राइमरी इफेक्ट्स कौन कौन से आते हैं। तो ये हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन के साथ साथ वेजो डायलेशन भी कराता है। ठीक है, तो इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं तो ये हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है प्लस ब्रोंको डायलेशन कराता है। देखिए ये ब्रोंको डायलेशन करा रहे हैं तभी तो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी जो इमरजेंसीज होती हैं उनके अंदर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं, जैसे एस्थमा वगैरह, ब्रोंको डायलेशन। ठीक है, अब हम लोग जो थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं कि हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास क्या करते हैं। तो हमारे पास जो सूडोफिड्रिन है ना वो हमारे पास जो नेज़ल कंजेस्शन है ना उसे जो है वो ज़्यादा कर देता है। ठीक है, सांस लेने में जो है वो हमारे पास मसला आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास नेज़ल पैसेज जो रिसेप्टर्स हैं सूडोफिड्रिन जो है वो वहाँ पे जाके अटैच होता है और वो वहाँ पे हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको डायलेशन और इन्फ्लेमेशन, इसको सबको जो है वो इंक्रीज़ करा देता है और नेज़ल कैविटी जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सूडोफिड्रिन, ये हमारे पास जो वेजो कंस्ट्रिक्शन है उसको डिक्रीज़ कराता है, ब्रोंको डायलेशन उसको डिक्रीज़ कराता है और इन्फ्लेमेशन ऑफ नेज़ल कैविटी जो है वो कॉज करता है। जिसको हम नेज़ो कंजेस्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सूडोफिड्रिन के जो है वो थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स आ गए। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स ऑफ एड्रेनर्जिक एगनिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग आ गए, इनडायरेक्ट एक्टिंग आ गए और मिक्स्ड आ गए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेलेक्टिव की। ये तीनों हमारे पास कौन से थे, जो हमारे पास नॉन सेलेक्टिव थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्टिव की कि हमारे पास सिलेक्टिवली जो है वो अल्फ़ा के ऊपर क्या क्या होगा, बीटा के ऊपर क्या क्या होंगे और क्या कहते हैं अल्फ़ा और बीटा जो है वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के ऊपर किस तरह एक्ट करेंगे और बीटा 1 और बीटा 2 के ऊपर किस तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, ये तीनों जो थी हमारे पास तीनों टाइप्स वो नॉन सिलेक्टिव की थी। अब हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो सिलेक्टिव होंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास जो सिलेक्टिव एगनिस्ट्स हैं वो हमारे पास
वो हमारे पास हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। ठीक है जी। अल्फ़ा 1 की बात करते हैं तो वो हमारे पास जो एग्जाम्पल में आ जाते हैं वो हमारे पास है ऑक्सीमेटाजोलिन है, उसके अलावा फिनाइलेफ्रीन है। ठीक है, ये हमारे पास नेज़ो कंजेशन जो है और आई रेडनेस जो है वो कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसके हमारे पास एग्जांपल हैं ऑक्सीमेटाजोलिन और फिनाइलेफ्रीन। ठीक है, ये हमारे पास किस लिए यूज़ होते हैं? नेज़ो कंजेशन है उसके लिए यूज़ होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास आई की जो रेडनेस है उसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अल्फ़ा 2 की। तो इसके अंदर हमारे पास क्लोनिडीन जो है वो हमारे पास मोस्ट कॉमन जो है ड्रग आती है, जो कि हमारे पास क्लोनिडीन, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके जो है वो एक्ट करती है, और ये हमारे पास डिक्रीज़ करती है हाइपरटेंशन को, उसके अलावा डिक्रीज़ करती है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, उसके अलावा हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, उनको भी जो है वो करती है ट्रीट। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसमें ADHD आता है। ठीक है, ऑर्डर्स की ट्रीटमेंट के लिए भी जो है वो यूज़ होता है। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीटा 1 की। तो इसके अंदर जो हमारे पास ड्रग आती है वो हमारे पास ड्यूब्यूटामीन है। और जो ड्यूब्यूटामीन है वो हमारे पास किस लिए यूज़ होती है? वो हमारे पास यूज़ होती है कार्डियक रेट जो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसलिए ये हमारे पास कार्डियक रेट, कार्डियक आउटपुट, इन सब को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। तो ये हमारे पास इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हार्ट फेलियर जो है उसके अंदर यूटिलाइज होती है, एक्यूट हार्ट फेलियर। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स की, कि बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर कौन सी वाली ड्रग जो है वो जाके स्पेसिफिकली एक्शन करती है। तो बीटा 2 जो है उसके अंदर जो है एल्ब्यूटरॉल जो है वो हमारे पास है, और टर्ब्यूटलाइन है। ठीक है, अब हमारे पास जो बीटा 2 है ना वो 2 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग होती है, एक हमारे पास थोड़ी लॉन्ग एक्टिंग होती है। ठीक है, तो लंग्स के अंदर जो है वो हमारे पास ब्रोंकोडाइलेशन जो है ना वो कॉज करती है। ठीक है, तो हम लोग पहले थोड़ा शॉर्ट एक्टिंग की बात कर लेते हैं और फिर लॉन्ग एक्टिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो शॉर्ट एक्टिंग है ना, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास है वो है एल्ब्यूटरॉल। ठीक है, और जो दूसरी है हमारे पास ड्रग वो हमारे पास है टर्ब्यूटलाइन। ठीक है, इसको टर्ब्यूटलाइन भी पढ़ सकते हैं, टर्ब्यूटलीन भी पढ़ सकते हैं आप, जिस तरह मर्जी आप जो है वो प्रोनाउंस करना चाहें। और लॉन्ग एक्टिंग में जो है वो हमारे पास सल्मेट्रोल है, फॉर्मेट्रोल है, लॉन्ग एक्टिंग सल्मेट्रोल, उसके अलावा हमारे पास फॉर्मेट्रोल, तो ये हमारे पास क्या कराती है? लंग्स के अंदर वेज़ोडाइलेशन
और ये हमारे पास एक्यूट एस्थमा अटैक्स जो हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड जो हमारे पास है बीटा 3, इसकी बात कर लेते हैं कि उसके ऊपर कौन सी ड्रग जो है वो एक्ट करती है। तो इसके अंदर जो हमारे पास ड्रग एक्ट करती है उसका नाम है मिराबिग्रॉन। मिराबिग्रॉन। अब मिराबिग्रॉन जो है वो हमारे पास क्या एक्शन परफॉर्म करती है, तो ये हमारे पास जो है स्टिमुलेट करती है बीटा 2 रिसेप्टर्स को ऑन रेट्रोसल मसल्स। रेट्रोसल मसल्स आपके कहाँ पे होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करती है? स्टिमुलेट बीटा 3 रिसेप्टर ऑन रेट्रोसल मसल्स। ठीक है, अब रेट्रोसल मसल्स कहाँ पे होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो अब वहाँ पे रेट्रोसल मसल्स पे एक्ट करेगी तो ब्लैडर के अंदर क्या करेगी? रिलीव द सिम्पटम्स ऑफ ओवर रिएक्टिव ब्लैडर। ठीक है, कहाँ पे एक्ट करेगी? ब्लैडर पे। और क्या करेगी? रिलीव करेगी सिम्टम्स ऑफ ओवर रिएक्टिव ब्लैडर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो एड्रिनर्जिक एगनिस्ट के सिलेक्टिव टाइप्स जो हैं वो आ गई हैं कि वो हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, वो किस तरह जो है वो एक्ट करती हैं। अब हमारा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने इसको बुक से देखना है और अगर बुक के अंदर कोई पॉइंट ऐसा है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आपने मुझसे पूछना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।